मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं। शाम के धुंधलके का समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण कोचवान योना पोतापोव किसी सफेद प्रेत सा दिखने लगा है। आदमी की देह जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है, उतनी उसने कर रखी है। वह अपनी घोड़ागाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ है। बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा भी अब पूरी तरह सफेद दिख रहा है। वह भी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगें ऐसा आभास दिला रही हैं जैसे वह कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं। वे खाने के समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली है। ओ गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? योना अचानक सुनता है। विबोर्ग। हड़बड़ाहट में वह अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच से वह धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है, जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है। विबोर्ग। अफसर एक बार फिर कहता है, अरे, सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चित शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना ज्यों ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है, अबे, क्या कर रहा है, जानवर कहीं का? इसे कहाँ ले जा रहा है, मूर्ख? दाईं मोड़, तुम्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। दाहिनी ओर रहो। पीछे बैठा अफसर गुस्से से चीखता है। फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में वह कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए वह आगे बोलता है, लगता है सब ने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही दम लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होठ जरा सा हिलते हैं। शायद वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर उससे पूछता है। योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी आवाज में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वह? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है, क्या कहूँ साहब? डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? अरे, शैतान की औलाद, ठीक से मोड़। अंधेरे में कोई चिल्लाया, अबे ओ बुढ़े, तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता? जरा तेज चलाओ घोड़ा। और तेज, अफसर चीखा, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जरा और तेज। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। साफ लग रहा है कि वह इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को विबोर्ग पहुंचाकर योना शराबखाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर सीट पर दुबक जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की चूं चूं, ची ची आवाज के साथ 3 लड़के झगड़ते हुए वहां आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कुबड़ा और नाटा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का कर्कश स्वर में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है, जो चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक हो, उसे अब कोई ऐतराज नहीं। उसके लिए अब सब एक ही है। तीनों किशोर सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफी गाली गलौज और धक्कम धक्का करते हैं।
बहुत सारी बहस और बदमिजाजी के बाद अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़े लड़के को खड़ा रहना चाहिए क्योंकि वही सबसे ठिगना है। ठीक है, अब तेज चलाओ, कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है। वो अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांस योना की गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते तुम इसी धेंचू रफ्तार से चलोगे? क्यों न तुम्हारी गर्दन? दर्द के मारे मेरा तो सिर फटा जा रहा है, उनमें से एक लंबा लड़का कहता है। कल रात दोनकमासोव के यहाँ मैंने और वास्का ने कोयाक की पूरी 4 बोतलें चढ़ा ली। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो। दूसरा लंबा लड़का गुस्से में बोला। भगवान कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है। हे, आप सब कितने मजा किया है। योना खीसे निपोर कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम। कुबड़ा क्रुद्ध हो जाता है। बुल्लू, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का ये कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो। जरा जोर से चाबुक चलाओ मियाँ। तुम आदमी हो या आदमी की दुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास उसे ग्रसता चला जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियां बकने लगा है। लंबे लड़कों ने किसी लड़की नादेगा पेत्रोवना के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। योना उनकी ओर कई बार देखता है। वो किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बुदबुदाता है, मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया, हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस ली और खांसी के एक दौरे के बाद होठ पोंछे। अरे जरा जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार पर चलने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह ये हम सबको कब तक पहुंचाएगा? अरे अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ। सुन लिया बुढ़े? ओ नर्क के कीड़े, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम जैसों की खुशामद करते रहे तो हमें पैदल चलना पड़ जाएगा। सुन रहे हो न बुल्लू? सुअर की औलाद, तुम पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं? योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा है, पर महसूस नहीं कर रहा। वह ही करके हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बुल्लू, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का पूछता है। मैं? आप साहब लोग बड़े मजाकिया हैं। अब बस मेरी बीवी ही है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए न मेरी बात? मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। कैसी अजीब बात है ये। मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे पास आने की बजाय वह मेरे बेटे के पास चली गई। योना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और योना उन सबको अंधेरे फाटक के पार धीरे धीरे गायब होते देखता है। एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। सन्नाटे से घिरा हुआ उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था, फिर लौट आता है, और इस बार वह और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वह सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुने। पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। उसका दुख असीम है। यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो वह मानो सारी पृथ्वी को भर देगा। लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। योना को टाट लादे एक कुली दिखता है। वो उससे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ है भाई? वो कुली से पूछता है। 9 से ज्यादा बज चुके हैं। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? अब कोई फायदा नहीं, लौट जाओ। योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वो समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है। वो इस स्थिति को और नहीं सह पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल की चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद योना एक बहुत बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है।
स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा दमघोंटू गर्मी से भारी है। योना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया, वह सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? योना उससे पूछता है। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। योना अपने कहे का असर देखना चाहता है, पर वह कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला गया है। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया है। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही यह सब बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। दफन के वक्त की एक एक बात बतानी भी जरूरी है, और यह भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनीसिया गांव में ही थी। उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वे बेवकूफ़ होती हैं। उन्हें रुला देने के लिए तो भावुकता भरे 2 शब्द ही काफी होते हैं। चलून, जरा अपने घोड़े को देख लूं, योना सोचता है। सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा। उसकी क्या परवाह। वह अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही वह अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता है। क्या तुम डटकर खा रहे हो? योना अपने घोड़े से पूछता है। वह घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ। हालांकि हम आज अपना अनाज नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं। हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ, ये सच है। मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा। काश वह जीवित होता। एक पल के लिए योना चुप हो जाता है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे पुराने दोस्त, यही सच है। कुज्या योनिच अब नहीं रहा। वो हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो तो जरा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वह बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे। कितना दुख पहुँचेगा तुम्हें, है न? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता जाता है। अनुवाद सुशांत सुप्रिया। ईमेल sushant1968@gmail.com। मोबाइल 8,51,20,70,086। मुख्य पृष्ठ अंतोन चेखों की कहानियाँ हिंदी में। मुख्य पृष्ठ सुशांत सुप्रिया की कहानियाँ और अनुवाद। मुख्य पृष्ठ संपूर्ण हिंदी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियाँ। व्यथा का भार अंतोन चेखव। व्यथा का भार सांझ का झुटपुटा फैल चला है। घने और नम बर्फ के गाले सड़क के अभी अभी जलाए गए लैंपों के इर्द गिर्द अलस भाव से मडरा रहे हैं, और छतों पर, घोड़ों की पीठों पर, लोगों के कंधों और टोपियों पर मुलायम तहों में छाते जा रहे हैं। कोचवान आयोना पोतापोव बर्फ से एकदम सफ़ेद हो गया है और प्रेत की भांति मालूम होता है। उसका बदन, जहाँ तक मानव शरीर के लिए संभव है, झुककर दोहरा हो गया है। वह अपने कोच बक्स पर बैठा है और उसके बदन में जरा भी हरकत नहीं है। लगता है मानो बर्फ का पूरा ढूंढ भी आकर उसके ऊपर लद जाए, तब भी वह उसे झटकने की जरूरत न महसूस करेगा। उसका टुइया सा घोड़ा भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और निश्चल खड़ा है। उसकी निश्चलता, उसकी उभरी हुई नोक नुकीली हड्डियों और सरकंडे ऐसी उसकी सीधी टांगों की वजह से नज़दीक से भी देखने पर वह पैसे पैसे बिकने वाला सांचे में ढला खांड का खिलौना सा लगता है।
निश्चय ही वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अगर आपको हलमाची से, जीवन की परिचित बेरंग परिस्थितियों से, बरबस निकालकर भयावह रोशनियों, कभी न शांत होने वाले शोरगुल और लोगों की इस चहल पहल के भंवर के बीच पटक दिया जाए, तो चिंता से पीछा छुड़ाना आपके लिए भी कठिन हो जाए। आयोना और उसका मरियल घोड़ा अपनी इस जगह से काफी देर से हिले नहीं हैं। भोजन करने से पहले ही वे अपने बाड़े से बाहर निकल आए थे, और सवारी का अब तक नाम नहीं। सांझ की धुंध नगर के ऊपर छाती जा रही है। लैंपों की सफेद रोशनियों ने सूरज की उज्ज्वलतर किरणों की जगह संभाल ली है और बाजार का शोर शराबा बढ़ता जा रहा है। ए गाड़ी वाले, सहसा आयोना के कानों में आवाज पड़ती है, वाइबोर्ग चलोगे? आयोना चैंक कर उछलता है और बर्फ की ढंकी पलकों के भीतर से एक अफसर पर उसकी नजर पड़ती है, जो अपने सिर पर कंटोप चढ़ाए हुए है। सो रहे हो क्या? अफसर दोहराता है। वाइबोर्ग चलोगे? सिर हिलाकर हामी भरते हुए आयोना रास संभालता है, जिसके परिणामस्वरूप घोड़े की पीठ और गर्दन पर लदी बर्फ की तहें खिसककर नीचे जा गिरती हैं। अफसर गाड़ी में बैठ जाता है। घोड़े को उत्साहित करने के लिए कोचवान अपने होठों से चुमकारता है, अपनी गर्दन को हंस की भांति तानता है, फिर सीधा सतर हो जाता है और आवश्यकता से इतना नहीं जितना कि अपनी आदत से मजबूर वो अपने हंटर को फटकारता है। मरियल घोड़ा भी अपनी गर्दन तानता है, सरकंडे ऐसी अपनी टांगों को मोड़ता है और अनिश्चित से डग उठाता है। क्यों बे, क्या सिर पर ही चढ़ा देगा, भेड़िए की औलाद? गाड़ी के हरकत में आते ही सड़क पर आते जाते अंधेरे समूह में से किसी की चिल्लाहट आयोना ने सुनी। इधर कहाँ बढ़ा जा रहा है बे? दाहिने बाजू नहीं चला जाता? तुझे गाड़ी तक हाँकना नहीं आता? अफसर झुंझला कर कहता है। दाहिने बाजू चल। प्राइवेट गाड़ी का एक कोचवान उस पर गालियों की बौछार करता गुजर जाता है। एक राहगीर, जो दौड़कर सड़क पार कर गया है और जिसका कंधा घोड़े की थूथनी से टकरा गया था, अपनी आस्तीन से बर्फ झाड़ते हुए उसे ऐसे घूर कर देखता है मानो खा ही जाएगा। आयोना अपनी गद्दी पर कुछ इस तरह उचकता है मानो कांटों पर बैठा हो, अपनी कोहनियों को इस तरह हिलाता है मानो अपना संतुलन ठीक कर रहा हो और मुंह इस तरह इधर उधर देखता है जैसे उसका दम घुट रहा हो और उसे यह समझ में न आ रहा हो कि वह क्यों और किस लिए यहाँ मौजूद है। बड़े शैतान हैं ये लोग, अफसर मजाक में कहता है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन लोगों ने तुमसे टकराने या तुम्हारे घोड़े के नीचे आने का एक साथ फैसला कर लिया है। आयोना घूमकर अफसर ही ओर देखता है और उसके होंठ कुछ हिलते हैं। जाहिर है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन एक झुनझुनाहट के सिवा उसके मुंह से और कुछ नहीं निकलता। क्या है? अफसर पूछता है। आयोना मुस्कुराने की कोशिश में मुंह बिचकाता है और बड़ी मुश्किल से भरभराए आवाज में कहता है, मालिक, मेरा लड़का बारिन जाता रहा इसी सप्ताह। ओह, किया हुआ था उसे? आयोना अपने समूचे शरीर के साथ सवारी की और घूमकर कहता है। भगवान ही जानता है। कहते हैं कि उसे तेज बुखार था। 3 दिन वह अस्पताल में पड़ा रहा और फिर मर गया। ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। अबे ओ, सामने देख, शैतान। अंधेरे में से आवाज आई। मर गया है क्या, बूढ़े कुत्ते? देखकर नहीं हाँकता? अच्छा, अब चलने का नाम लो, अफसर ने कहा, वरना तो हम कल तक वहां नहीं पहुंच सकेंगे। जरा फुर्ती से, समझे? गाड़ीवान फिर अपनी गर्दन को तानता है, सीधा सतर होकर बैठ जाता है और बेलिहाज हो अपने हंटर को फटकारता है। अनेक बार वह घूमकर अपनी सवारी की ओर देखता है, लेकिन सवारी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और प्रत्यक्षतः गाड़ीवान की बात सुनने की उसमें कोई इच्छा नजर नहीं आती है। अफसर को वाइबोर्ग उतारने के बाद वह कहवाखाने के बाहर अपनी गाड़ी को रोक लेता है, अपनी सीट पर दोहरा हो जाता है और पहले की भांति फिर निश्चल हो जाता है। बर्फ एक बार फिर उसे और उसके घोड़े को ढांकना शुरू कर देती है। 1 घंटा बीता, दूसरा भी बीत गया। फिर फुटपाथ पर अपने जूतों को चरमराते और आपस में उलझते जूझते 3 युवक नजर आए। उनमें 2 तो लंबे और दुबले पतले थे और तीसरा नाटा तथा कुबड़ा था। ए गाड़ी वाले, पुल चलेगा? कुबड़ा फटी सी आवाज में चिल्लाता है। तीनों के 20 कोपेक मिलेंगे। आयोना अपनी रास संभालता है और होठों को चटखारता है। 20 कोपेक कोई वाजिब भाड़ा नहीं,
लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं कि रूबल मिलता है या 5 कोपेक सवारी होनी चाहिए, उसके लिए अब सब बराबर है। एक दूसरे को धकियाते और अश्लील बातों की बौछार करते युवक गाड़ी के पास आते हैं और तीनों एक साथ गद्दी पर बैठने का प्रयत्न करते हैं। फिर बहस छिड़ जाती है कि कौन दो उनमें से बैठेगे और कौन खड़ा रहेगा। काफी झगड़ने, एक दूसरे को कोसने और आनाकानी करने के बाद अंत में तय हुआ कि कुबड़ा खड़ा रहेगा क्योंकि वह सबसे नाटा है। हाँ, तो अब जरा जल्दी से लपक चलो। अपनी जगह पर खड़े होते हुए कुबड़ा टनकारता है और गाड़ीवान की गर्दन पर भभकारा छोड़ते हुए कहता है, बुरा खुर्राट। क्यों चचा, तुम्हारी यह टोपी भी खूब है। पीटर्सबर्ग के किसी भी कबाड़ाखाने में ऐसी गई गुजरी टोपी नहीं मिलेगी। ही, आयोना दांत निपोरता है, किसी भी कबाड़ाखाने में। अबे ओ कबाड़ाखाने वाले, जल्दी कर। क्या सारा रास्ता इसी रफ्तार से पार करेगा? क्यों, क्या यही इरादा है? गर्दन पर एक रद्दा लग जाए तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे बाप रे, छड़ी जैसा लंबा युवक कहता है, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। कल रात दोनकमा सोफ के यहाँ वास्किना और मैं बहुत पी गए, पूरी 4 बोतलें खाली कर डालीं। समझ में नहीं आता कि तुम इतनी दूर की क्यों उड़ाते हो। दूसरे दुबले पतले युवक ने चिढ़कर कहा, झूठ बोलने में तुम पूरे वहशी हो। सच, मुझ पर गाज गिरे अगर यह झूठ हो। यह उतना ही सच है जितना कि मेंढकी के जुकाम होना सच हो सकता है। ही, आयोना फिर दांत निपोरता है, कितने मौजी युवक हैं ये। ओह, कैसे शैतान से पाला पड़ा है। कुबड़ा झल्ला कर कहता है, अब चलेगा भी या नहीं, खूसट की औलाद। क्या यही हाँकने का तरीका है? जरा अपने हंटर का जौहर दिखा। लगा, शैतान, लगा 2-4 ऐसे कि घोड़ा भी याद रखे। आयोना महसूस करता है कि उसकी पीठ पीछे नाटा युवक कसमसा रहा है और उसकी आवाज़ थरथरा रही है। गालियों की बौछार उसके कानों से आकर टकराती है, लोगों की चहल पहल पर उसकी नज़र टिकती है और धीरे धीरे सूनेपन की भावना जाती रहती है। कुबड़े की गालियों का प्रवाह उस समय तक खत्म न होता जब तक कि एक अच्छी खासी शैतान की आंत सी लंबी गाली में उलझकर उसकी जुबान लड़खड़ा न जाती या खांसी से उसका दम न घुटने लगता। सीकिया युवक ने नादेज़दा पेगोवना नामक किसी युवती का सिलसिला छेड़ दिया है। आयोना अनेक बार घूमकर उनकी ओर देखता है। वो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि उनकी चहचहाट में क्षण भर के लिए कोई विराम आए और फिर उनकी ओर घूमकर बुदा उठता है। मेरा लड़का इस सप्ताह जाता रहा, जाना तो हम सभी को है। खांसी के दौर के बाद अपने होठों को पोंछते हुए कुबड़े युवक ने उसास भरी। लेकिन अब जरा अपनी चाल दिखाओ। ओह, इस रफ्तार ने तो जान ही ले ली। खुदा जाने हम कब तक वहां पहुंचेंगे। और कुछ नहीं, बस इसकी गर्दन को जरा गुदगुदा दो। सुना ताओ, अब तेरी गर्दन की खैर नहीं। तेरे जैसों के साथ शराफ्त बरती जाए तो पैदल ही घिसटना पड़े। सुन रहा है न सपोले राम, यह तुझ पर बातों का कोई असर नहीं होता। आयोना उनके प्रहारों को मानो सुनता है, अनुभव नहीं करता। हे, वो गिलगिलाया, कितने मौजी जवान हैं, खुदा इन्हें सलामत रखे। ए गाड़ीवान, क्या तू विवाहित है? एक सीकिया युवक ने पूछा। मैं, हे, आप लोग भी कितने मौजी व्यक्ति हैं। अब मेरे पास केवल एक पत्नी और नम धरती ही तो रह गई है। हो, यानी 2.5 हाथ धरती जिसमें मैं चिर विराम लूंगा। मेरा लड़का जाता रहा और मैं अभी भी बना हूँ। कितनी अद्भुत बात है ये, मौत जैसे दरवाज़ा भूल गई। मेरे पास आने के बजाय वह मेरे लड़के के पास पहुँच गई। आयोना उनकी ओर घूमता है और उन्हें बताना चाहता है कि उसका लड़का कैसे मरा, लेकिन तभी एक हल्की सी उसास भरते हुए कुबड़ा युवक ऐलान करता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मंजिल आ ही गई। और आयोना उन्हें अंधेरे दरवाजे में से विलीन होते देखता है। वह अब फिर अकेला है और निस्तब्धता ने उसे फिर घेर लिया है। उसकी व्यथा, कुछ क्षणों के लिए जो तिरोहित हो गई थी, अब फिर लौट आई है और उसके हृदय को और भी अधिक जोरों से मथ रही है। सड़क के दोनों ओर लोग आ जा रहे हैं। भीड़ पर उसकी व्यग्र और उतावली दृष्टि घूम जाती है, किसी ऐसे आदमी की खोज में जिससे वह अपने हृदय की बिथा कह सके। लेकिन लोग अपनी ही धुन में लपके जा रहे हैं। उसकी अथवा उसकी बिथा की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता।
इतनी भारी और इतनी सीमाहीन व्यथा पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। हृदय का बांध तोड़ अगर यह व्यथा बह निकले तो लगता है समूची दुनिया उसमें डूब जाएगी। फिर भी कोई उसे देखता नहीं। कुछ इतने नगण्य घोंघे में वह छिपी है कि उसे कोई देख नहीं सकता, दिन के प्रकाश में और चिराग की रोशनी में भी नहीं देख सकता। आयोना की नज़र बोरा लिए एक कुली पर पड़ती है और वह उससे बात करने का निश्चय करता है। कहो भाई, क्या बज गया होगा? वह पूछता है। 9 बज चुके, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलते बनो। आयोना कुछ कदम आगे बढ़ जाता है, बदन को दोहरा कर लेता है और अपने शोक में पूर्णतया डूब जाता है। उसने देखा कि सहारे के लिए दूसरों का मुंह ताकना बेकार है। 5 मिनट बीतते न बीतते वह फिर सीधा हो जाता है, अपने सिर को कुछ इस तरह अकड़ाता है मानो उसे कोई तेज दर्द हुआ हो और रास को झटका देता है। अब व्यथा असह्य हो उठी है। अब घर चलना चाहिए, वह सोचता है। मरियल घोड़ा मानो उसका आशय समझकर दुल की चाल से घर की ओर बढ़ चलता है। 1.5 घंटे के बाद आयोना एक भारी भरकम तथा गंदे तंदूर की बगल में बैठा है। तंदूर के इर्द गिर्द फर्श पर बेंचों पर लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा इतनी भारी और गर्म है कि दम घुटता है। आज तो घोड़े के चारे लायक भी पैसा नहीं जुटा, वह सोचता है। यही तो सारी मुसीबत है। जो अपना काम जानता हो और जो अपने घोड़े का पेट भर चुका हो, वह हमेशा चैन से सो सकता है। कोने में लेटा हुआ एक युवा गाड़ीवान आधा उठता है, उनींदी सी आवाज में गुर्राता है और फिर पानी की बाल्टी की ओर हाथ बढ़ाता है। क्यों, गला तर करना चाहते हो? आयोना उससे पूछता है। इसमें भला क्या शक है, दद्दा? युवक ने कहा। ऐसी बात है, तुम्हारी सेहत सलामत रहे। लेकिन सुनो मेरे मित्र, पता है ना, मेरा लड़का जाता रहा। सुना तुमने? इसी सप्ताह अस्पताल में। एक लंबी कहानी है। अपने शब्दों का प्रभाव देखने के लिए आयोना युवक पर एक नज़र डालता है, लेकिन कुछ देख नहीं पाता। अपना मुंह दुबकाकर युवक फिर गहरी नींद में डूब गया है। वृद्ध एक उसास भरता है, अपने सिर को खुजलाता है। अपना गला तर करने के लिए जितनी प्रबल उत्कंठा उस युवक को थी, वृद्ध भी किसी से बात करने के लिए उतना ही बेताब था। उसके लड़के को मरे अब 1 सप्ताह होने को आया है, लेकिन अभी तक वो किसी के सामने ढंग से अपना जी हल्का नहीं कर सका है। यह एक ऐसी बिथा है जिसे धीरे धीरे, सावधानी के साथ ही किसी के सामने खोलकर रखा जा सकता है। ये कि किस प्रकार उसका लड़का बीमार पड़ा, किस प्रकार वह छटपटाया, मरने से पहले उसने क्या कहा और किस प्रकार उसने दम तोड़ा। फिर उसका अंतिम संस्कार, मृतक के कपड़े लाने के लिए अस्पताल की यात्रा, पूरे विस्तार के साथ, एक बात भी छोड़े बिना, इस सब का वर्णन करना जरूरी था। उसकी लड़की अनीसिया गांव से आ तक नहीं सकी, भला उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? उसके बारे में भी कुछ कहना ही चाहिए। और यह सब सुनकर निश्चय ही श्रोता की सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाएगी। वह भरेगा और सहानुभूति के 2 शब्द उससे कहे बिना न रहेगा। स्त्रियों से अपने मन की व्यथा कहना और भी अच्छा होता, हालांकि वे मूर्ख होती हैं। बात सुनने से पहले ही वे सुबकने और आंसू बहाने लगती हैं। चलूं जरा अपने घोड़े पर भी एक नज़र डालाऊं, आयोना सोचता है। सोने के लिए सारी रात पड़ी है, सो उसकी चिंता नहीं। वह अपना कोट बदन पर डालता है और अस्तबल में अपने घोड़े की ओर चल देता है। अनाज के, घास के और मौसम के बारे में वह सोच रहा है। अकेले में अपने लड़के के बारे में सोचने का उसे साहस नहीं होता। वो उसके बारे में किसी से भी बातें कर सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचना, अपनी कल्पना में उसका चित्र मूर्त करना, उसके लिए इतना दुखद है कि वह सह नहीं सकता। क्यों, भोजन कर रहे हो क्या? अपने घोड़े की चमकदार आंखों में देखते हुए आयोना उससे पूछता है। अच्छी बात है, खाए जाओ। हालांकि दाना आज नहीं मिला, न तुम्हें न मुझे, लेकिन अपनी इस घास से हमें कौन वंचित कर सकता है? हाँ, मैं अब बुरा गया हूँ। गाड़ी हाँकते मुझसे नहीं बनता, ये काम तो मेरे लड़के का था, मेरा नहीं। गाड़ी हाँकने में 1 नंबर था वह। काश कि वह जीवित होता। आयोना क्षण भर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता जाता है। तो ये बात है, बूढ़े साथी। कुज़मा आयोनिच अब नहीं रहा।
वो हमें इस घिस-घिस में छोड़ गया और खुद हवा हो गया। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा कोई बछेड़ा होता और तुम उसकी माँ होती और मान लो अगर वह बछेड़ा अचानक चल बसता और तुम्हें इस दुनिया में डाल तोड़ने के लिए छोड़ जाता तो बोलो, कितनी व्यथा होती तुम्हें। मरियल घोड़ा घास के निवाले को दांतों से कचरता है, कान खड़े करके सुनता और मालिक के हाथ पर गरम उसास छोड़ता है। आयोना अपने हृदय को संभाल नहीं पाता और अपने मरियल घोड़े को पूरी कहानी सुनाने लगता है।